नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, आज जिस मुद्दे को लेकर इंदौरिया टाइम्स आप लोगों के बीच में है, वो कोटपुतली उपखंड क्षेत्र का अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि एक इतना बड़ा मुद्दा जिसके अंतर्गत एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जिसके माध्यम से प्रशासन तो प्रशासन, यहाँ तक कि सरकार ने भी मौन धारण किया हुआ है। वैसे तो कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र अतिक्रमण के नाम पर विख्यात रहा है, यानी नगर पालिका की सहमति के माध्यम से ही हर एक व्यक्ति अतिक्रमण करता रहा है, फिर चाहे वो थड़ी वाला हो और फिर चाहे वो क्यों ना सरकारी मुलाजिम हो। हर जगह अतिक्रमण के नाम पर नगर पालिका वसूली करती रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत से मामले यहाँ पर समय समय पर स्थानीय मीडिया के द्वारा उठाए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में जब अतिक्रमण के इस दौर को चिन्हित किया गया तो उसके अंतर्गत ये देखा गया कि बिना प्रशासनिक सह के कोई भी अतिक्रमण नहीं करता। बात यदि यहाँ के स्थायी प्रशासनिक तंत्र की जाए तो स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, जो कि मंत्री हैं, 4 नहीं 5 प्रभाग के मंत्री हैं, उन्हीं के सरकारी मुलाजिम कहे जाने वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर महेंद्र शर्मा और नगर पालिका का काफी सालों से बिजली कॉन्ट्रैक्टर रहा हुआ बबलू चोपड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉलोनी विशेष के आम रास्ते को बीचों बीच दीवार खींच करके उसे कब्जा लिया है। यानी कि चारों पक्षों के माध्यम से उस रास्ते को न केवल कब्जा लिया है, बल्कि ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि मियां भय कोतवाल तो अब डर काहे का। एक नगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर है तो दूसरा सरकार का मुलाजिम। बहरहाल रजिस्ट्रियों में अंकित रास्ते को लेकर के, रास्ते की पुष्टि किए जाने की बात को लेकर के कॉलोनाइजर के द्वारा पुष्टि किए जाने के बावजूद राजस्थान पोर्टल पे जिस चीज को दर्ज किया गया हो और हर एक कर्मचारी अधिकारी के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई हो कि यह अतिक्रमण है और इसकी सूचना स्वयं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के ऑफिस में भी रिटर्न में जिसको अवगत करवाया गया हो, एसडीओ, तहसीलदार, एडीएम, हर एक व्यक्ति की नॉलेज में डाला गया हो, फिर भला क्या वजह हो सकती है कि वो अतिक्रमण ना हटाया जाए। इसी तरह से कोटपुतली नगर पालिका अपने पुराने भवन से नए भवन में रातों रात शिफ्ट जरूर हो जाती है, लेकिन उन्होंने आम जन की सुख सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा। तीसरी मंजिल पर नगर पालिका के भवन को ले जाना और आम व्यक्ति के लिए कोई रैंप का निर्माण ना किया जाना, रेलिंग ना लगाया जाना, कोई लिफ्ट वहां पर नहीं होना और इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नगर पालिका के जो 4 रास्ते पीथावाली कॉलोनी से जुड़ते हैं, उन रास्तों को भी नहीं खुलवाए जाने के पीछे नगर पालिका की क्या मंशा हो सकती है, एक बड़ी बात है। कहने को बहुत कुछ ऐसा है जिसको नगर पालिका क्षेत्र का हर एक व्यक्ति जानता है कि बिना नगर पालिका प्रशासनिक शय के अतिक्रमण किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बात है यहाँ कोटपुतली उपखंड के सबसे बड़े अतिक्रमण की, और वो अतिक्रमण है जयपुर और दिल्ली के बीच बसे कोटपुतली उपखंड क्षेत्र का वो फ्लाईओवर जो कि संभवतः सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। उस फ्लाईओवर के निर्माण की, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जहां नगर पालिका को लेनी चाहिए थी, वो ना ली जाती है और ऐसी स्थिति में उस फ्लाईओवर के नीचे स्थायी कंस्ट्रक्शन कर देने का जो कार्य नगर पालिका और स्थानीय विधायक व स्थानीय प्रशासन की सहमति से किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही बड़े अतिक्रमण को एक तरह से शह देने वाली बात कही जाएगी। माना जाए तो इस फ्लाईओवर के नीचे और फ्लाईओवर से लगती हुई दोनों सर्विस लाइनों से किस तरह से आमजन प्रभावित है, मैं एक बार संक्षिप्त में आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहूंगा। फिर हमारे साथ जो वक्ता बीच में आएंगे वो बताएंगे कि आखिर स्थानीय नगर पालिका और विधायक की सहमति से जो कुछ भी निर्माण कार्य यहाँ किया जा रहा है उसके दूरगामी परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। यह मैं नहीं, वो लोग बताएंगे जो लोग इस बात को प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होने से नहीं रोका जा सकता। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उस क्षेत्र की शिक्षा, उस क्षेत्र का स्वास्थ्य, उसका ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां उसके अंतर्गत शामिल हुआ करती हैं। जिस फ्लाईओवर के नीचे स्थायी कंस्ट्रक्शन किए जाने की बात सामने आ रही है, जो कि लोगों में धीरे धीरे आक्रोश का कारण बनती जा रही है, कि दोनों कॉलेजेस सर्विस लाइनों पे मौजूद हैं। एक है राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज तो दूसरा है राजकीय पानादेवी गर्ल्स कॉलेज। पानादेवी गर्ल्स कॉलेज के साथ ही लगता हुआ कोटपुतली का जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल भी वहां पर बना हुआ है, जो पहले पुल में छोड़ी गई खामी का शिकार आज तक बना हुआ है। आज भी रॉन्ग साइड एम्बुलेंस हॉस्पिटल में प्रवेश करती है। ऐसी स्थिति में यदि फ्लाईओवर के नीचे सब्जी विक्रेताओं को बसाया जाता है तो ये दोनों सर्विस लाइन चौक होंगी, यानी जाम लगेगा और जाम की स्थिति में ना विद्यार्थी एग्जाम हॉल में समय से पहुंच पाएगा और ना एम्बुलेंस सही वक्त पर हॉस्पिटल में एंटर करेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो दूसरी सर्विस लाइन के ऊपर एलबीएस कॉलेज, उसके साथ रेस्ट हाउस, फिर पानी का ऑफिस, जलदाय विभाग का ऑफिस
और फिर उसके साथ ही बहुत सारे क्षेत्र के पॉपुलर हॉस्पिटल इसी रोड के ऊपर हैं, यानी कि मूवमेंट यहाँ पर सारे दिन बना रहेगा। हजारों लोगों के मूवमेंट के बावजूद नेशनल हाईवे पे लगने वाले जाम को ये दोनों ही सर्विस लाइनें आपस में इस तरह से लैक्स किया करती थी कि कुछ समय के अंतराल से स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता से ट्रैफिक खोला जा सकता था। लेकिन इन सब चीजों को बताते हुए स्थायी रूप से अतिक्रमण किया जाना अपने आप में एक बड़े अतिक्रमण की साजिश कही जा सकती है। बात यदि की जाए फल सब्जी व्यापारियों की, तो यहाँ पर एक अधिकारों के हनन का मामला भी सामने आता है। जब हमने बात की फल सब्जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महासचिव से, तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि यदि फल सब्जी व्यापारियों का कोई आकलन किया जाना है तो वो हमसे पूछा जाना चाहिए था। क्षेत्र में कितने फल सब्जी व्यापारी हैं, कितने लोगों की रेडियां लग रही हैं और आप किन 200 लोगों को इस फ्लाईओवर के नीचे बसाना चाहते हो, ये भी एक तरह से सब्जी व्यापारियों के आक्रोश का कारण है। यानी आपका क्या आधार होगा उन 200 लोगों को यहां बिठाने का, और क्या आधार होगा बचे हुए लोगों को प्रशासनिक ढंग से जबरन वहां से खदेड़ देने का। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो अधिवक्ता प्रभा अग्रवाल ने माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाकायदा ज्ञापन भेज करके भी उन्हें अवगत करवाया है। मीडिया से वो मुखातिब हुई हैं, अभी बताएंगी कि आखिर इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। उनकी भी अपनी एक सोच रही है। तो आखिर सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं सुगन भाई, उनकी तो अपनी ही एक अदा है कहने की, एक अपने ही अंदाज में उन्होंने कह दिया है कि कोटपुतली विकास की ओर नहीं बल्कि कोटपुतली गर्त की ओर जा रहा है। कहने का तात्पर्य, इतनी बड़ी समस्या जब क्षेत्र के अंतर्गत बिल्कुल मुंह फाड़े खड़ी हो, ऐसी स्थिति में यहाँ बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के अभाव में कोई विपक्ष की पार्टी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई जनसेवी संस्था सामने नहीं आ रही है। और इसके ऊपर सीधे सीधे आरोप यही लग रहे हैं कि प्रशासन ने हर एक चीज को लगभग मैनेज करने की कोशिश की है। या तो वो व्यक्ति सामने आए और ये बताएं कि इसके होने से ये बेनिफिट्स हैं, और या फिर इन तमाम नुकसान को दरकिनार किए बिना इस बात को स्वीकार करें कि आने वाले स्थिति में यदि कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए केवल और केवल स्थानीय नगर पालिका, और उपखंड क्षेत्र की बात करें तो उपखंड क्षेत्रीय अधिकारी और स्थानीय विधायक इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। चलिए, आज हमारे साथ जो लोग शिक्षा की जहां बात हो तो सर्विस लाइन पर मौजूद दोनों कॉलेजों से जुड़े हुए प्राचार्यों से हमने बात की, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजकीय पाना देवी गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती कांता कामरा। वो बताएंगी कि आखिर उनके अपने क्या सुझाव हो सकते हैं इस समस्या से निजात पाए जाने के लिए। तो वहीं हमने बात की है फल सब्जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश सैनी से और महासचिव अमर सिंह सैनी से। वे भी बताएंगे कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या परेशानियां भविष्य में सामने आने वाली हैं। एडवोकेट प्रभा अग्रवाल किस लीगल सेल के साथ बात करेंगी वो भी आपके सामने है। तो बात यदि की जाएगी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक आम जन की क्या सोच है, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सुगन भाई, और जिनके लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है उन्हीं लोगों की आवाज को यदि सुने तो एक व्यापारी का यह कहना कि स्थानीय नगर पालिका और विधायक महोदय के माध्यम से जो कुछ ये निर्माण कार्य किया जा रहा है वो हम ही मजदूरों भाइयों की किसी समाधि से कम नहीं होगा। इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर जब आज हम बात करने जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंदौरिया टाइम्स की इस मुहिम को देख रहे हैं वो इस मुहिम को जारी रखेंगे और अपना वक्तव्य, अपना सहयोग इसमें शामिल करेंगे, बेहतर आइडियाज हमें देंगे, और उन तमाम आइडियाज को जब हम कंसर्निंग ऑफिसर के जरिए विभाग तक पहुंचाएंगे तो संभवतः उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। ओवरऑल कोटपुतली शहर यदि विकास की ओर अग्रसर करना चाहता है, यदि जिले बनने की उम्मीद अभी भी उसके अंदर बाकी है, तो हमें एक खुले दिमाग से गैर राजनीतिक रूप से क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर एक बेहतर मास्टर प्लान तैयार करना होगा, और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत हमें निष्पक्षता और पारदर्शिता का परिचय देते हुए आम जन की आवाज बनना होगा। तब हम कह सकते हैं कि कोटपुतली विकास की ओर अग्रसर है, और विकास का यदि क्रम अनवरत रूप से जारी रहा तो संभवतः कोटपुतली को जिला बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम राजकीय पाना देवी गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती कांता कामरा। प्रशासन के द्वारा या नगरपालिका के द्वारा जो फ्लाई ओवर के नीचे सब्जियों के लिए, विक्रेताओं के लिए कुछ कियोस्क या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि कन्या महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने ही वह स्थल बनाया जा रहा है विक्रेताओं के लिए, सब्जी विक्रेताओं के लिए। और इसी तरह से सामने हमारी LBS कॉलेज है और BDM हॉस्पिटल भी उसी लाइन में है। तो उनके होने से लगभग मानती हूँ कि 200-300 व्यक्ति प्रतिदिन एकत्र होंगे, उनके द्वारा तय किया जाएगा सामान को। तो विद्यार्थी हित में ये मैं उचित नहीं मानती हूँ। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में पहुँचने में
कन्या महाविद्यालय है, महाविद्यालय में प्रवेश करने में विभिन्न विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह से बीडीएम हॉस्पिटल से पेशेंट्स जाते हैं, उनको भी सामना करना पड़ेगा भीड़ का। और इस महामारी की स्थिति में तो ये तो उचित वैसे भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं और वहाँ हम अगर कुछ लोगों का समूह को एकत्र होने देते हैं तो वह इसके खिलाफ जाएगा और महामारी को प्रसारित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि इस तरह के प्रयास को किसी तरह से किसी अन्य स्थान पर किया जाता है तो वह अधिक उचित रहेगा। ये हमारी सिर्फ एक सुझाव है, जिसे सुझाव के रूप में माना जाए तो अच्छा। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो गुजर रहा है जयपुर से दिल्ली जाने, वो अपने कोटपुतली कस्बे के बीचों बीच से गुजर रहा है। ये सर्वविदित है। ये भी सर्वविदित है कि अपने यहाँ इस चौराहे के ऊपर इधर आपका है जो स्टेट हाईवे आके जुड़ जाता है, नीम के थाना से अलवर जाने वाला जुड़ जाता है। इस साइड से अपन पूर्व साइड से लेते तो अपने पूरे शहर का रोड, मेन रोड इससे जुड़ा हुआ है। उधर से दिल्ली है, इधर से जयपुर है। यहाँ पे आपको पता है कि हर समय 24 घंटे हैवी ट्रैफिक रहता है। दिन की तो बात छोड़िए, रात को भी ट्रैफिक रहता है, बिकॉज नेशनल हाईवे होने की वजह से। आप भी देखते हैं कि हम लोगों को कभी उस काम के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाना पड़ता है तो कितने हम लोग जाम में फंसे रहते हैं। बड़ी मुश्किल से लगता है कि सर्विस लाइनें भी ब्लॉक रहती हैं, ब्लॉक हमेशा, और बड़े बड़े ट्रॉले। और क्योंकि जो नीम के थाना की साइड से आते हैं और उनको कहीं जाना होता है, चाहे जयपुर जाएं चाहे दिल्ली जाएं, तो इन सर्विस लाइनों से ही होके गुजरेंगे। शहर का ट्रैफिक है वो भी पूरा इन सर्विस लाइन से ही जाएगा। क्योंकि पुलिये की तो जो बात करें, फ्लाईओवर की, तो वो वहां से शुरू होता है अपने बीडीएम हॉस्पिटल से, उधर जाके वो ये बांसुर रोड पे जाके खत्म होता है। तो अपन जो सिटी के लोग हैं या जो स्टेट हाईवे से आ रहे हैं या कोई नीचे सर्विस लाइन से आने वाले आदमी, तो इन सर्विस लाइनों से ही जाते हैं। तो आपको भी पता है कि कितना रश वहां पे रहता है 24 घंटे। और अपन लोग आम अब भी की ये स्थिति है कि अपन जाते हैं तो रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है, इतना हालत वहां की खराब है। और ऐसे के अंदर अगर ये फ्लाईओवर की नीचे की जमीन एक पुख्ता निर्माण करके फल सब्जी विक्रेताओं को बिठा दी जाए तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। आपको भी पता है कि अगर फल सब्जी विक्रेताओं को यहाँ बैठा जाएगा तो लोग सब्जी फल खरीदने भी जाएंगे। जब आज ये स्थिति है कि अपन रोड क्रॉस करने में असमर्थ अपने आप को वहां से आते हैं तो भगवान को धन्यवाद अदा करते हैं कि राजी खुशी घर पहुंच गए। उस स्थिति में जब यहाँ की जनता जाएगी, लेकिन रोज वहां पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। इस समय कितने लोग मर चुके हैं वहां एक्सीडेंट में, कितने लोग घायल हो चुके हैं, किसी से छुपा हुआ है ये? कि अब आप लीजिए कि अपने यहाँ सब्जी यहाँ पे सब्जी की जो रेडियां लगती हैं, आए दिन यहाँ पे आवारा पशुओं का जमावाड़ा रहता है। कितनी बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया। आपको भी पता है कि अपने बीजेपी के महामंत्री बाबूलाल जी अलोरिया को सांड नहीं मारा था आवारा सांड ने, कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो एक उदाहरण मात्र, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग घायल हो चुके हैं। अगर ये हालात, जहां फल सब्जी की दुकानें लगेंगी आवारा पशु स्वाभाविक पहुंचेंगे। और ये हालात के सर्विस लाइन पे व्हीकल्स जा रहे हैं, बीच के अंदर फल सब्जी विक्रेता बैठे हुए हैं, वहां पे ग्राहकों की भीड़ है, आवारा पशु वहां घूम रहे हैं। आवारा पशु अगर जरा सा भगाएगा तो इस सर्विस लाइन पे भागेगा या इस सर्विस लाइन पे भागेगा। आप सोचे उस समय क्या विकट स्थिति पैदा होगी। क्या कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हम लोगों के लिए सारे इकोनॉमिक मुद्दे में मेन हो गए? आपको ये हमेशा आज अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसका विरोध आज नहीं करते हैं आप, तो आप फिर बाद में किसी को दोष देने लायक नहीं बचते हैं। मैडम मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि निश्चित रूप से आपने हमेशा ही जन समस्याओं को उठाया है और उन्हें समाधान तक पहुँचाया भी है। आपने इन सारे हालातों से रूबरू होने के बाद अभी तक प्रशासनिक रूप से किसी व्यक्ति को अवगत करवाया है? हाँ, ये मैं अभी आपसे कि मैंने सबसे पहले इस पे मनन किया कि ये हो क्या रहा है और इसके जिम्मेदार लोग कौन है। जब पता चला कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नगर पालिका मंडल की है, अपने शहर की सड़कों पे किसी तरह का भी, तो मैंने इसमें जब मैंने इसका पता किया तो सबसे पहली बात तो बहुत ही मेरे को पता चला, और ये बड़ी मजाकिया स्थिति मुझे लग रही है कि जिस जमीन पे ये लोग प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं ये हाईवे के अंडर में आती है जी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंदर की है। नगर पालिका का तो इस पे कोई दायित्व नहीं है, अधिकार ही नहीं है। किस अधिकार से ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं? सबसे बड़ी तो विचारणीय बिंदु ये है कि मतलब सारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि लोगों को बताते हुए भी शर्म आती है कि हम लोग ऐसे प्रशासन के अंडर में रह रहे हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि हम लोग यहाँ के, तो क्या इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, अखबारों में भी एक दो में ये सूचना आई है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एबीवीपी पे भी मैंने इनको देखा है, मैंने वहां जाके मौका भी देखा है। क्या यहाँ के अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रिलीफ मिलेगी, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी को लिखा, नितिन गडकरी जी को, क्योंकि ये राज्य प्राधिकरण उन्हीं के अंडर में आता है, राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण। तो मैंने उनको लिखा है, देखते हुए एक्शन किया। यहाँ पे मुख्य रोड पे रेडियां लगती है ना, इन रेडियों को हम लोग वहां लॉट कर दे रहे हैं, जिससे आपका ये मुख्य मार्ग है जो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि उन्होंने वहां पे, जैसा कि वो जितने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उनमें मैक्सिमम वो 200-250 दुकानदारों को वहां सेटल कर पाएंगे।
तो क्या कोटपुतली के अंदर ये गारंटी लेते हैं क्या कि जितने प्लेटफॉर्म बने हैं और उतने जितने हम दुकानदारों को वहाँ सेट है उसके अलावा कोई भी बंदा सब्जी फल को नहीं बेचेगा और हम यहाँ पे रेडियां नहीं लगने देंगे, मुख्य मार्ग पूरी तरह खाली खाली रहेगा। करा देंगे हम। तो क्या ये ऐसी गारंटी दे सकते हैं? इस समय शहर कोटपुतली के अंदर 1000-1500 रेडियां लग रही हैं फल और सब्जी की मिला के। इसका मतलब कितने किस किस के साथ अन्याय? आप कुछ लोगों को तो वहां बसा देंगे, कुछ लोगों के लिए वो यहाँ के यहाँ खड़े रहेंगे। यानी मतलब ये समस्या तो है ही हम लोगों के लिए, और कहते हैं कि खाज में कोड़ का काम वो एक और कर दीजिए। बात करते हैं, मेरे को बड़ी खौफ तो होती है ये कि अपने कोटपुतली शहर के अंदर 4 रोड मेन है। अपने हाईवे से नगर पालिका पार्क तक ये पुराने ऑफिस तक आ जाइए, दूसरा आप चले जाइए पुतली कट से अपने है जो नगर पालिका तिराहे तक आ जाइए, उधर आप बानसूर रोड से आ जाइए, इधर हमारे कोर्ट वो तहसील परिसर से आ जाइए। चारों रोडों की दुर्दशा आपके पास सामने है। कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, आधे आधे रोडों पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने इसके लिए भी पहले काफी 1-2 बार ज्ञापन दिया। अब यही होता है कि इस लड़ाई के लड़ने के लिए क्या तो हम लोग अपने धंधे पानी को छोड़ के इसके पीछे पड़े। जिम्मेदार लोग सीटों पे क्यों बैठते हैं? जब वो अपने जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर पाते हैं तो सीटों पे क्यों बैठते हैं? सब्जी व्यापारियों को, ठेली धारकों को स्थायी निर्माण करवा के बसाया जा रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? हमारे कोई जानकारी नहीं, इसमें हमारी नहीं कोई सलाह है, नहीं हमारे से कोई जानकारी नहीं है। और ठेले वालों को तो जो कि हमें ही मालूम है कौन ठेली लगाता है कौन नहीं लगाता। नुकसान तो जैसे ऐसा है ना कि जैसे NH वाला पहली प्रथम तो देखो इनकी मंजूरी नहीं दी। मंजूरी कैसे की? जैसे माने कोई पुलिया लीक होगा, गाड़ी गिर गई, पब्लिक वहाँ जैसे बसेगी ज़्यादा, भीड़ भड़ंगा होगा, छोटे मोटे व्हीकल में आएंगे तो वहाँ तो समस्या हो जाएगी ज़्यादा, जाम की समस्या हो जाएगी। नीचे सब्जी लेने वाले बाइक लेके आता है तो बाइक खड़ी करने की कोई सुविधा है नहीं, कोई साइड में तो रोड भी खड़ी तो नुकसान ही नुकसान होगा वहाँ पे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जाम लगेगा? जाम लगेगा वहाँ पे। ये मुश्किल है। और शिक्षा के बारे में पाना देवी कॉलेज है, उन्होंने LBL कॉलेज है, तो इसमें सभी को नुकसान हो रहा है। तीनों चीज़ों को उनको भी नुकसान ही हुआ। अच्छा, आप ये बताएं लगभग कितने सब्जी वाले होंगे, ठेली वाले होंगे, यदि आइडिया कुछ? कम से कम अंदाजा होगा 1500-1600 तो ठेले होंगी सब। 1500-1600 ठेली धारक हैं हाँ जी। और उसमें से ये 200 लोगों को बसा रहे हैं, तो 200 लोगों का चयन करने का तरीका क्या रहा है इनका? नहीं ऐसे कैसे? फिर यहाँ की जनता क्या करेगी? नहीं, घुस तो सकते हैं ना, जिन्होंने लाइसेंस बनवा लिया, यदि उनको दे दिया जाता है लाइसेंस तो उसका नुकसान तो होगा। नुकसान तो भाई यहाँ की पब्लिक को नुकसान है, फिर वो तो रोले बेरोजगार और दूर की जनता के यहाँ धंधा करेगी। तो तो चूंकि पहले यहाँ की जनता को देखो ना भाई, जो काम फिलहाल में कर रहे हैं 10-20 सालों से काम कर रहा हूँ उनको देखो पहले। नहीं, कोरोना काल में बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, आपको भी मीटिंगों में देखा गया है, ADM SDM तमाम प्रशासन मौजूद होता है, तो क्या प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने आपसे सलाह नहीं ली? अपने कोई सलाह नहीं इसमें। किसने? इस मामले में कोई सलाह नहीं हमारा। किसने नहीं ली सलाह? किसी ने नहीं प्रशासन ने ली, नहीं अपने चेयरमैन साहब ने ली, नहीं विधायक साहब ने ली। अपन तो नाराज इस चीज़ विरोध है, हमारी कोई सलाह नहीं इसमें। अमर सिंह जी, फल सब्जी मंडी के महासचिव का दायित्व तो आपके पास है और आप ही के शहर में जो फ्लाईओवर है जो 2 राजधानियों को जोड़ता है, उसके नीचे सब्जी व्यापारियों को स्थायी रूप से बसाए जाने की दिशा में कुछ फाउंडेशंस का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ये ज़मीन NHI की है और निर्माण नगर पालिका कर रही है। फल सब्जी व्यापार मंडल से किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली गई, ना कोई ऐसी कोई बातें रखी, कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि 3-4 महीने से महामारी के दौरान नगर पालिका, प्रशासन, शासन सभी साथ मीटिंगें कर रहे हैं, महामारी के संदर्भ में भी कर रहे हैं, शहर की भीड़ भाड़ के बारे में भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चर्चाएं नहीं आई कि भाई थैलियों को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कि होना ये चाहिए था कि अपने जितने भी फल सब्जी की ठेलियाँ लग रही हैं तो वो व्यापार मंडल सत्यापन करता। अब किन लोगों ने लाइसेंस बनवा लिए, कौन लोग रह गया, वास्तविक कौन है, बाहर के लोग, कितने लोगों का बाहर के लाइसेंस बन गए, जबकि प्राथमिकता हमें कोटपुतली के गरीब मजदूरों को देनी थी। कोटपुतली के जो स्थानीय हैं, जो रोज़ाना प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो वो तो शायद रह गए। मुझे लगता है कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं, जबकि बात भी की अधिकारी तो उन्होंने कहा कि और बना देंगे लाइसेंस। लेकिन होना ये चाहिए था कि स्थानीय सत्यापन मंडी से करवाते। यदि व्यापार मंडल उसमें सत्यापन करता तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता और वास्तविकता आती। आज जिन जो लोग हैं शहरों में लाइसेंस ले लेंगे और वो किराए पे चलाएंगे। जैसे पहले अपने गहलोत मार्केट जो बना था, वहाँ अपने गुमटियाँ बनाई थी, बनाए हुए हैं, कियोस्क बनाए हुए हैं, छोटी छोटी सैनिटरी शॉप दुकानें बनाई हैं। आज उनको सभी किराए में चला रहे हैं। जिनका अलॉटमेंट है वो तो काम ही नहीं कर रहे। बहुत सौ ने बेच भी दिया है, बहुत सौ ने बेच भी दिया उसका और वो किराया वसूल कर रहे हैं। ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा ही इसमें होगा। जबकि हमने महामारी के दौरान शहर में फल सब्जी आपूर्ति के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए थे फल सब्जी से,
कि भाई आप शहर में फल सब्जी की सप्लाइयाँ दोगे। तो जब हम उसमें जब महामारी में तो सप्लाई देने के लिए तो व्यापार मंडल से परमिशन चाहिए, और आप जो लाइसेंस दे रहे हो आज कहीं भी लगवा रहे हो आप, तो उसका कम से कम सत्यापन व्यापार मंडल से तो होना चाहिए कि वास्तविक सब्जी बेचने वाला है या वैसे किराए पे चलाने वाला आदमी है। आज किसी ने गलत तरीके से लाइसेंस लेकर के 100 ठेलियों के लाइसेंस ले लिए और वो उसको किराए पे चलाएगा, तो शोषण तो कोटपुतली गरीब मजदूरों का होगा। वो 15 रुपए रोजाना के हिसाब से लेगा और उनसे वो 200 रुपए रोजाना के हिसाब से जगह के पैसे लेगा, तो शोषण तो हमारा ही हुआ ना। तो मेरा निवेदन तो यही है, मेरा तो मानना भी यही है, होना तो ये चाहिए था कि भाई फल सब्जी व्यापार मंडल से उनको सत्यापन करवाना चाहिए था। और जैसे ही अब आगे भी ये जैसे इनकी NHI परमिशन देती है और ये लोग लगाते भी हैं और ये अलॉटमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई जब तक फल सब्जी मंडी सत्यापन नहीं करे तो कम से कम इनसे जो वास्तविक आदमी है उनको देनी चाहिए जगह। अमर सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि इसे केवल और केवल इंदौरिया टाइम्स के द्वारा ही इस मुद्दे को उठाया गया है और ये जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और उससे यदि सब्जी मंडी यहाँ पर आती है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? खड़ी ठेले लगवाने में भी सुरक्षा के इंतजाम तो पहले चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं भी जाएंगी, बहनें भी जाएंगी, अपने सामने LBS कॉलेज भी है, पाना देवी कॉलेज भी है, बेटियां भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, साधन भी निकलेंगे। उसके सुरक्षा के इंतजाम के हिसाब से इनको देखना चाहिए था कि किस हिसाब से गार्ड की व्यवस्थाएं होंगी, इनका क्या इन्होंने क्या प्लान वो किया है, किस हिसाब से यहाँ गार्ड होंगे, क्या सुरक्षा होगी। जैसे खुले में सब्जियां बिकेंगी तो अपने आवारा पशु आएंगे, सांड आएंगे, गाय आएंगे, झगड़ेंगे रोजाना। अभी पिछले दिनों हमारे एक वो थे बाबूलाल जी अलोरिया, उनका भी एक्सीडेंट में ऐसे हादसा हुआ था। तो उसमें सुरक्षा के इंतजाम भी नगर पालिका ने क्या तय किए हैं, ऐसे इनके पास क्या गाइडलाइन है, इनके पास क्या योजनाएं हैं, ये अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इन लोगों ने कहना है कि जो भी लाइसेंस जारी किए हैं सत्यापन व्यापार मंडल से होना चाहिए, फल सब्जी व्यापार मंडल से होना चाहिए, जो वास्तविक हों और अपने कोटपुतली के स्थानीय गरीब मजदूर हों। किसी प्रकार की ठेकेदारी प्रथा वालों को लाइसेंस ना दिए जाएं, जिससे आम आदमी पीड़ित ना हो, और NHI से बाकायदा परमिशन ले, बाकायदा शासन प्रशासन पूरे तरीके से सुरक्षा दे, आमजन को सुरक्षा दे, बच्चियों को, महिला महाविद्यालयों को सुरक्षा दे, हॉस्पिटल को सुरक्षा दे, और अपने LBS कॉलेज के बच्चों को सुरक्षा दे। उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सुरक्षा इंतजाम करके इनको मास्टर प्लान तैयार करके उसके हिसाब से इनको अलॉट करना चाहिए। अमर सिंह जी, एक सवाल और बीच में छूट जाता है कि बात यदि हम पॉलिटिकल मूवमेंट की करें या किसी VIP मूवमेंट की करें तो LBS कॉलेज का ही हेलीपैड यूज होता है, और जब जब भी हेलीपैड LBS कॉलेज का यूज होता है तो उसके प्रोटोकॉल के तहत जो भी जखीरा साथ आता है सुरक्षा को लेकर के, वो सारा फ्लाईओवर के नीचे ही मर्ज होता रहा है आज तक, सुरक्षा की दृष्टि से भी और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी। हेलीपैड का जो मामला है कि जब वो हेलीपैड का जो मामला आएगा, मीटिंगें होंगी, VIP जाएंगे, तो उसको जब हटाएंगे तो इन लोगों को कहाँ शिफ्ट करें। LBS कॉलेज में बनाया जाता है हमेशा, जो मीटिंगें होती हैं, बड़ी मीटिंगें होती है, उसके बाद प्रशासन को या तो कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये निर्माण हो जाएगा तो इनको तो हटा नहीं सकते। यदि इनको नहीं हटाएंगे तो फिर वो जो जगह कहाँ करेंगे, रिजर्व कहाँ करेंगे। कॉलेजों के चुनाव में भी अपने को यहाँ रास्ता ब्लॉक करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से अपने को जगह तो इनको सोच समझ के तय कर, इनको पूरे तरीके से सिस्टम से इनके पास कोई प्लान नहीं था, प्लान के हिसाब से ये करते तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया होता। सुगन जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऐसा माना जाता है कि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के क्रम में जब तोरावाटी क्षेत्र में कोई नहीं बोलता तो केवल सुगन भाई बोलता है। अभी जहाँ आप खड़े हैं ये जयपुर दिल्ली इन दोनों राजधानियों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 8 का ऊपर बना हुआ ये फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर पे ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि क्या ये जायज़ है? इस पुल के नीचे ये जो रेडियो लगाने के लिए चेयरमैन हो, ये मंत्री जी जो दोनों लगे हुए हैं, ये सिर्फ एक बजट है, इनके पास बजट आया और उसको खुरद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। न तो इनको जगह मिलेगी, जगह इसलिए नहीं मिलेगी कि NHI का मामला है, कोई नगर पालिका का मामला नहीं है। और इस पुल के नीचे ये लगाएंगे, अगर पुल में पहले भी दरारें पड़ गई थी, जहाँ मंत्री तक कोटपुतली आए थे, और दरारें आज भी हैं। अगर पुल में कोई डिस्पेशन हो गया या पुल के साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो ये रेडियो के, ये पुल के नीचे जो रेडी लगेगी, इनके लिए हजारों लोगों के दुर्घटना होने की संभावना है। और इसी रोड के ऊपर जो दोनों सर्विस लाइन है, एक सर्विस लाइन के ऊपर BDM हॉस्पिटल है, एक सर्विस लाइन के ऊपर कॉलेज है, दोनों सर्विस लाइन के ऊपर, और बहुत बड़े हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटलों पे कितने लोगों का आवागमन होता है,
अगर ये सब्जी यहाँ लगी तो ये जो पशु हैं ये यहाँ आएंगे, एक्सीडेंट होंगे। अभी हमारे एक व्यापारी चालोरिया नाम से, वो भी एक सांड के टक्कर से मर गया था। अगर ये सब्जी मंडी आऊँगी तो चारों तरफ से मतलब ये कोटपुतली गिर जाएगा और यहाँ दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावना। ये कोई बात नहीं है कि 5,000 रेहड़ी वाले लग रहे हैं और 200 आदमियों को रेहड़ी दी जा रही है, और जो 3,500 4,000 तो बचेंगे, उनके डंडे मारेंगे, भगाएंगे उनको, रोड से हटाएंगे। तो ये कोई इनका परमानेंट समाधान करना चाहिए और पुल के नीचे न होकर कहीं भी सब्जी मंडी अलाट की जाए, इनको परमानेंट दुकानें दी जाए, जिनसे कि इनके बच्चे, उन बच्चों का भविष्य सारा उज्जवल भविष्य हो। और ये कोटपुतली के लिए एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क रहेगा कि ये लोग, ये रेहड़ी वाले हमेशा से दुआएं देंगे कि हमें सब्जी मंडी मिली। सुरक्षा की दृष्टि से मैं देख सकता हूं कि पीछे इसमें बराबर डंपर चल रहे हैं और ऑर्डिनरी डेज में भी फ्लाईओवर के नीचे जाम लगता रहता है, और जब सब्जी मंडी यहां पर आ जाएगी तो उस स्थिति में क्या कुछ यहां का नज़ारा बदलने वाला है? नज़ारा कुछ नहीं बदलेगा, मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा यहाँ पे। ये जो ट्रक है ये तो वैसे बेपरवाह चलते हैं, और अभी तो मंडी लगी हुई नहीं, उससे पहले ही रोज़ पर डे 10-20 मोटरसाइकिल इनके नीचे आती हैं। पैदल यात्री परेशान रहते हैं, ये स्पीड से चलते, एक साइड से खाली आते हैं, वो बहुत स्पीड से चलते। दूसरा इतना ओवरलोड होता है कि उसके नीचे अगर कोई फंस गया तो वो बचने को उम्मीद ही नहीं होती उसकी। तो ये जो डंपर है तो इनको बाईपास काटा जाए, जिससे अगर सब्जी मंडी लगा रहे हैं तो इन डंपरों की व्यवस्था की जाए। अब ये नीचे सर्विस ट्रक भी चलेंगे, ओवरलोड भी चलेंगे, और ये सब्जी मंडी भी लगेगी। ये तो ये समझो कोटपुतली के लिए कि यहाँ के बहुत से लोग अनाथ हो जाएंगे। जैसे नागा जी गौर वहाँ 100 रेडियो लगा देते, 100 उमराव समय की तरफ लगा देते, 100 कृष्ण टाकी रोड पे लगा देते, 100 गोपालपुर रोड पे लगा देते, इनको अलग अलग कन्वर्ट कर देते तो बहुत आराम मिलता है। मंत्री और चेयरमैन अपने अपने नुमाइंदों को ये जगह आवंटित करेंगे और कुछ नहीं है। जो लोग हैं रेहड़ी वाले हैं वो तो सब अपने अपने घर रहेंगे, जो ओरिजिनल में रेहड़ी लगाते हैं उनको जगह भी नहीं मिलेगी। नहीं, ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, बाहर के लोगों ने यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और जैसे गहलोत मार्केट की गुमटियाँ बेच दी गई, किराए पे दे दी गई, ऐसे ही कुछ बाहर के लोग यहाँ पर सब्जी का व्यापार करेंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और इन जो रेहड़ी लगा रहे हैं उनको रेहड़ी मिलेगी नहीं, और जो इनके नुमाइंदे हैं, इनके चाटुकार हैं, उनको ये जगह मिलेगी। एक आखिरी सवाल, जब भी कभी चुनाव आता है, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो एलबीएस कॉलेज में हेलीपैड बनाया जाता है, और जब हेलीपैड बनता है, हेलीकॉप्टर उतरता है, तो उसके साथ प्रोटोकॉल के तहत जितने भी लोग आते हैं वो सारे सुरक्षा के इंतजाम पुल के नीचे ही होते आए हैं, आपने देखा है हमेशा। बिल्कुल। अब जब वो चीज़ें रोक दी गई हैं तो आखिर वो सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे? खुद के फायदे के लिए, चाहे वो पुल के नीचे रेहड़ी काटने का हो, उनको बजट सेट करना है, बजट आया हुआ है, उसमें कितना कमीशन मिल जाए, कितना माल मिल जाए, वो काम है। नहीं, और मंत्री महोदय का एक नारा चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो हर पोस्ट में यही डालते हैं, कोटपुतली विकास की ओर। क्या कोटपुतली विकास कर रहा है? कोटपुतली गर्त की ओर जा रहा है, गर्त की ओर जा रहा है। सिर्फ खुद का भला चाहता है, खुद की फैक्ट्री लगाना, खुद का वो करना, और खुद के काम के अलावा कुछ नहीं है। कोटपुतली जाए बाढ़ में। कि आम आदमी मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता है जो इटली जोड़ है, वहाँ पे एक आदमी तो मर चुका, उसमें 5 आदमी घायल हो चुके हैं, और इतना पानी आ गया कि रोड के ऊपर अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो स्वयं डूब जाऊँ। उस पानी का इंतजाम नहीं है। 92 लाख का बजट आया, वो बजट भी खुद करने के मूड में, वो भी अभी तक पाइपलाइन नहीं डली है। सब कुछ साइलेंट तरीके से, एक तरह से कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो जाने की तैयारी की जा रही है। अभी कोई जोर से बोलना चाहता करता है, विरोध करता है, उसको मैनेज कर लेते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुद्दे उठाते रहते, इस समय वो भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है फिर भी कोई नहीं बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर से लेकर कोटपुतली तक कहीं बोल ही नहीं रही है, कोई विरोध प्रदर्शन हो ही नहीं रहा है, कोई एसडीएम को ज्ञापन तक नहीं दे पा रहे लोग। वो चाहे यहाँ का प्रतिपक्ष का नेता हो, यहाँ का विरोध में चुनाव लड़ा हुआ हो, लेकिन कोई एसडीएम को तक ज्ञापन देने की तक की हिम्मत नहीं रखते। मैं तो समझता हूँ यहाँ कोटपुतली की जो राजनीति की दुर्दशा है, वो शायद ही पूरे राजस्थान 200 विधानसभा में कोटपुतली सबसे बुरी है। चुनाव के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, और आगे थोड़ा सा स्पेस भी है, और कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। नगर पालिका के बजट को ठिकाने लगाने की योजना है, काम लगेगा। ये मजदूर भाइयों की समाधि बना रहे हैं नगर पालिका वाले। नहीं, मैं आपकी बात को इस तरह से समझता हूँ कि जैसे कि कम से कम 1500 से 2000 रेडी वाले हैं, और 200 लोगों को यहाँ बिठाएंगे। ये समाधि है, ये मजदूर भाइयों के लिए समाधि बना रही है नगर पालिका। नहीं, इसके नीचे कैसे आएंगे साहब इतने से? कितने रेडी वाले होंगे? कम से कम 2000 रेडी वाले तो परमानेंट लगाते हैं, तो कम से कम है 2000। 200 लोग, बाकी पे कहाँ जाएंगे? तो वो 200 लोग कौन होंगे जिनको बिठाएंगे वो? अब वो तो वही जाने, नगर पालिका जाने, तो बाकी के कहाँ जाएंगे? 1800 साहब। नहीं, जैसे अभी आपने एक रेडी लगा रखी है यहाँ पर, आपके पास ग्राहक आते हैं तो गाड़ी भी रोड पे खड़ी करके आते हैं और वो सब्जी लेते हैं,
जब इतने सारे प्लेटफॉर्म यहाँ बन जाएंगे तो क्या दोनों सर्विस लाइनों पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा? वो तो कोई कहा एक जगह अगर सब होंगे इकट्ठे तो ट्रैफिक जाम होगा ही। लेने वाला तो अपने साधन से आएगा ही, ये थोड़ी है नहीं आएगा। उस भी है व्हीकल साथ लेके आएगा, मतलब कहाँ खड़ा करेगा।